हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉइंग योर स्टडीज। बच्चे, ये चैप्टर 1 चल रहा है हमारा साइकोलॉजी का, और हमने पेज 7 तक कर लिया था। पेज 8 से करना है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन बना देती हूँ मैं आपका थोड़ा पीछे वाले टॉपिक के साथ। अगर आपको याद हो तो हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे। चलिए, ये देखिए, हमने ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरीज पढ़ी, ठीक है? यहां से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले ब्रॉडर थेरीज जो हमने कैटेगरीज की थी बच्चा, वो क्या थी? साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड आईपी अप्रोच। तो आप ना अपने नोट्स में कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट बना लो। मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए उसमें वैसे बनाया हुआ है। तो एक तरफ आप मेंशन क्या करने वाले हो, एक तरफ आप लिख लो साइकोमेट्रिक अप्रोच। इस तरह से फ्लो चार्ट हमेशा हेल्प करता है आपको याद रखने में। तो आपने 2 लेग्स बनाई, साइकोमेट्रिक और आईपी। साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर क्या क्या आता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आती है 1 फैक्टर थ्योरी, यूनिक थ्योरी। ओके, ये हमारे जो है ये हमने पढ़ी सबसे पहले, जिसमें सिंगल फैक्टर होता है, बिने की थ्योरी, बिनेस टेस्ट, इसका नाम लिख दिया, ठीक है? और सॉरी, इसमें हमने यूनिफैक्टर क्या था, हाँ, प्रोफेसर बिने ने दिया और बोला कि सिंगल उस पर ही डिपेंड करता है, इंटेलिजेंस एक सिंगल यूनिट है। फिर चार्ल्स स्पीयरमैन ने उसे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करा या उसकी एडवांस वर्जन दिया, 2 फैक्टर। तो ये नीचे लिस्ट बनाते जाओ। ये सारी किसके अंडर आएंगी बच्चा? ये आएंगी साइकोमेट्रिक के अंडर। ठीक हो गया? अच्छा, तो 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, एंड देन कम्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज, लुइस थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसने हमें 7 मेंटल एबिलिटीज के बारे में बोला। ये सारी उसके नीचे लिस्ट डाउन हो गई। फिर आई आर्थर जेनसन की थ्योरी, ये भी इसी के अंडर आएगी, हायरार्किकल मॉडल, लेवल 1 एंड 2। फिर जेपी गिलफर्ड भी बेटा इसी के अंडर आता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक, जो 6x5x6 कैटेगरीज का था, 180 सेल्स वाला। ठीक हो गया? एंड देन यहां पर देखो, ये लाइन से पता चल गया कि यहीं तक थी साइकोमेट्रिक अप्रोच। राजित, ओके। अब आप आईपी अप्रोच के अंडर कौन कौन सी पढ़ चुके हो? आप हॉवर्ड गार्डनर पढ़ चुके हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें उसने 8 तरह की एबिलिटीज के बारे में बात किया, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, बॉडीली, किनेस्थेटिक एंड ऑल। ठीक है, ये फर्स्ट है आईपी के अंडर। सेकेंड वाली जो है वो मैं अभी कवर करूंगी आपके साथ, दैट इज ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बात समझ में आ गई? ये सेकेंड है आईपी के अंडर। चलो, ट्रायआर्किक, ट्राई वर्ड से पता चल रहा है 3 लेग्स होंगे इसमें, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी, ये प्रपोज की 1985 में। रिमेंबर, नाम याद करने पड़ेंगे और ईयर के साथ, ठीक है राजे? सो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये प्रपोज किया ट्रायआर्किक थ्योरी को, एंड व्हाट ही टॉक्ड अबाउट, देखो उसने क्या बताया। उसने ये मीनिंग दिया, इसे ध्यान से देखिए जरा। वो कहते इंटेलिजेंस जो होती है वो अबिलिटी टू अडेप्ट होता है, यानी जैसी सिचुएशन आई उसके हिसाब से आपने अपने आप को ढाल दिया। अबिलिटी टू अडेप्ट और टू शेप, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल दिया या सिचुएशन को बदल दिया। एंड सिलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल, यानी आपने अपने गोल के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया या आपने अपने गोल को मॉडिफाई किया। मतलब आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप एनवायरनमेंट के हिसाब से या बदल गए या एनवायरनमेंट को बदल दिया। एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कल्चर के हिसाब से। इसको ऐसे सिंपल वे से लेते हैं, अगर आपने घूमने जाना हो आबू धाबी, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप हमेशा जो कपड़े रखोगे ना, वो कीपिंग द कंट्री इन माइंड रखोगे। अमेरिका जाना हो या आबू धाबी जाना हो, यू नो दैट दैट्स a Muslim country where you may not be allowed to wear sometimes types of clothes. तो आप अपनी जो पैकिंग करते हो इतना स्मार्ट होते हो कि आप उस हिसाब से, वहां के हिसाब से, वहां के कल्चर के हिसाब से अपने कपड़े कैरी करना चाहते हो। एंड इफ यू आर गोइंग टू अ वेस्टर्न कंट्री, सो देयर यू ड्रेस अप अकॉर्डिंगली। इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से, हमने शादी पे जाना है तो बैगेज अलग टाइप का होता है, अगर गोवा जाना है तो बैगेज अलग टाइप का होता है, किसी धार्मिक स्थल पर जाना है तो बैगेज अलग होता है। इसका मतलब हम जानते हैं अपने आप के, अपने बिहेवियर को अपने गोल के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना और अपने आप को चेंज करना, यानी हमें वो एबिलिटी टू अडॉप्ट, टू शेप होता है। जिसमें ये नहीं होता, जिसे नहीं पता जगह के हिसाब से ड्रेसअप कैसे होना है, उसे आप इंटेलिजेंट नहीं मानते। आई एम श्योर इट इज क्लियर। ये किसने कहा? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। फिर उन्होंने कहा देयर आर 3 बेसिक टाइप्स। अब ये कौन सी हैं? अगेन आपको क्या करना चाहिए, एक ऐसे ही
जैसे मैंने अभी बोला 3 लेग्स का एक फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, इस तरह से बना लो। तो सबसे पहले के नीचे क्या लिखोगे? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। कॉम्पोनेंशियल के अंदर आपको क्या करना चाहिए? जैसे आपने यहाँ कॉम्पोनेंशियल लिखा, उसके अंदर आपको 3 लेग्स और बना देनी चाहिए। क्यों, समझते हैं। ये देखो, मैं इसको क्लियर कर दूं जरा। ये देखिए, कॉम्पोनेंशियल क्या कहता है? ये कहता है ये एक इंटेलिजेंस जो है ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है। इट इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जहां से आए, जैसे इट्स समथिंग लाइक यू हैव अ क्वेश्चन इन द पेपर, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो आप या मैथ्स पढ़ के आए हो, ठीक, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है मैथ्स का। आप क्या करोगे? आप अपनी पास्ट नॉलेज से आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस लगाते हैं। मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो, इसमें आप अपनी एनालिटिकल इंटेलिजेंस यूज करते हो। एनालिटिकल का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ये कुछ लोगों में हाई होती है, कुछ में नहीं भी हो सकती, कम भी हो सकती है। नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, कम भी हो सकती है। जैसे आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, क्या सभी ब्रिलियंट है मैथ्स के सम सॉल्व करने में या साइंस के एक्सपेरिमेंट समझने में? नहीं। कुछ तो कहते हैं, जैसे आई यूज टू से दैट आई एम नॉट अ स्टूडेंट हु कैन अंडरस्टैंड साइंस वेल। मे बी मेरा एनालिटिकल बेंड थोड़ा साइंस के लिए बेंड नहीं था एंड आई वॉज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हर एक के ब्रेन में, हर एक के इंटेलिजेंस लेवल का जो है वो फर्क होता है। ऐसे हो सकता है आप कोई एक चीज एंजॉय करते हैं बट मैं शायद वो सब्जेक्ट एंजॉय नहीं करती। तो इसका मतलब ये जो कॉम्पोनेंशियल है, सॉरी हाँ, जो ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस है, ये किससे रिलेटेड है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस से। ठीक है राजे, इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग जो जिनका कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई होता है, दे आर हाई ऑन एबिलिटी टू थिंक एनालिटिकली एंड क्रिटिकली। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी सुडोकू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो सुडोकू हर एक के बस का काम नहीं है। तो ये कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं भी, क्योंकि जो लोग इसमें हाई एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में होते हैं और वो इसे कर पाते हैं। मानते हैं लोग कि जो लोग एनालिटिकली ये स्ट्रांग होते हैं या क्रिटिकली स्ट्रांग होते हैं वो सक्सेस पाते हैं। किसमें? स्कूल में। हम रियल लाइफ की बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारा सारा कुछ ही मार्क्स पे डिपेंड करता है। हमें बार बार बोला जाता था बचपन से, मैथमेटिक्स इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसको पढ़ लो, ज्यादा नंबर आएंगे तो परसेंटेज बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चे क्लास में अव्वल आते हैं, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, बिकॉज देयर और वो वाले सब्जेक्ट्स में तेज हैं जिसमें नंबर ज्यादा आने के चांसेस आर वेरी हाई। दिस इंटेलिजेंस अगेन हैज 3 कॉम्पोनेंट। मैंने कहा था ना 3 लेग्स बना लो। सबसे पहली क्या है? देखो, नॉलेज एक्विजिशन। ये तभी हो सकता है, वो मैथमेटिकल स्किल्स बच्चा सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब उन्होंने वो फॉर्मूला क्लास में सीखा हो। मेरी बात समझ गए? ये देखो, द वेरी फर्स्ट वन इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। सबसे पहले इस स्किल को के होने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिना मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जाने, बिना ज्योमेट्री के रूल्स जाने आप सब नहीं निकाल सकते, ये पक्की बात है। तो पहला फेज इसमें आता है नॉलेज एक्वायर करना, जानना उसके बारे में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। फिर आपने उसको क्या कर लिया? याद कर लिया। आपने एक्वायर कर लिया कि मुझे इसको किस तरह से यूज करना है। यू आर एक्वायरिंग द नॉलेज टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज। बात समझ के? तो सबसे पहले अच्छा मैथ्स निकालने के लिए, अच्छे सम्स एक्यूरेटली निकालने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो पहला काम हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। आगे चलो, चलिए सेकंड पे आते हैं। द सेकंड वन, सेकंड लेग के नीचे क्या लिखोगे? मेटा, द मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ये हॉट्स क्वेश्चंस बोलते हैं ना हम, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, ये वो हैं। उनके लिए क्या चाहिए होता है? हायर ऑर्डर चीजों को समझने, आपके जो हॉट्स क्वेश्चंस हैं पेपर में, उनको समझने के लिए क्या चाहिए? उनको समझने के लिए आपको इसमें पहले तो सीख लिया, नॉलेज ले ली, अब प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू। यानी एक ट्विस्टेड, एक तो होता है सीधा क्वेश्चन आया तो आपने ये वाली जो नॉलेज एक्वायर की थी, जो रटा मारा था, फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। दूसरा, अगर आपने उस फॉर्मूला को समझा भी था, है ना, जैसे कोई टॉपिक होता है ना, हम सिर्फ क्रैम कर लेते हैं अगर समझ नहीं आया, तो पहला वाला कंपोनेंट हो गया। लेकिन अगर आपने उसे अच्छे से समझ लिया तो फिर आप उसे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो ट्विस्टेड क्वेश्चन आए, चाहे वो सिचुएशनल क्वेश्चन आए, चाहे वो केस स्टडी के फॉर्म में आए, आप समझ ही जाओगे, क्योंकि आप प्लान करोगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। सो इट्स द कंसर्निंग प्लानिंग टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू।
तो आपने लगाया, पहले दिमाग चलाया, ये क्वेश्चन ना उस फॉर्मूला से रिलेटेड है, थोड़ा घुमा के डाला है, फिर आपको फॉर्मूला आ गया, फिर आपने उसको अप्लाई कर दिया, एंड दैट बिकम्स द सेकंड कंपोनेंट. क्लियर? लेट्स मूव टू द थर्ड कंपोनेंट. नाउ व्हिच इज द थर्ड वन? सी, द थर्ड कंपोनेंट इज परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस का मतलब जब एक्चुअली आपने उसे अप्लाई कर दिया, एक्चुअली डूइंग थिंग्स, परफॉर्म कर दिया उस एक्शन को. ठीक हो गया? पहले में आपने नॉलेज एक्वायर की, दूसरे में आपने अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को अप्लाई किया, प्लान किया, ये सब चीजें हो सकती हैं इसमें, ये फॉर्मूला हो सकता है. अब हिम्मत भी चाहिए होती है. पेपर में आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी ना, तो आपने वो, कुछ बच्चे फटाफट से ना ये फॉर्मूला लगाया, ये लगा के आंसर निकालते हैं. इसका मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग? वो अपनी पास्ट प्रीवियस नॉलेज में से 2 फॉर्मूलाज निकाले, एक लगा के देखा, नहीं इससे नहीं बात बनी, दूसरा. अप्लाइंग द थिंग्स ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट. आई एम श्योर इट इज क्लियर. तभी तो ये कॉम्पोनेंशियल है. इट इज रिलेटेड टू दी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. क्लियर बेटा? अब हम चलेंगे दूसरी तरफ. सेकेंड पॉइंट, वैसे तो यहाँ ये बनाया हुआ है बट ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप अपना फ्लो चार्ट बनाओ. सेकेंड वन इज एक्सपीरियंशियल. नाम से पता चल रहा है एक्सपीरियंस से रिलेटेड है. बहुत सारे काम जो हम सोचते रह जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें फटाफट से उसका सोल्यूशन बोल देते हैं, है ना. इट कम्स विद एक्सपीरियंस ऑल्सो. जैसे कि कोई मैच है, मैच में कोचेस होते हैं, गाइड होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, है ना. रियल लाइफ में भी जैसे आपके टीचर के पास आप लेके जाते हो, वो सबको टीचर ऐसे देखते ही बोलती है, ये देखो ये तुमने ये गलती की है. हाउ इज शी एबल टू गेट टू नो? बिकॉज शी हैज एक्सपीरियंस इन दैट. बार बार उन्होंने वो चीज कर करके उसमें एक्सपीरियंस हासिल किया है. तो हमारी इंटेलिजेंस जो है, बहुत सारे बुजुर्ग भी कहते हैं मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो, गलती करके क्यों सीखना है, हमने दुनिया देखी है, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं, ऐसी लाइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका इंटेलिजेंस लेवल हमसे प्लस होता है. किस एंगल में? बिकॉज दे लिव्ड द लाइफ, they made the mistakes and they've seen people making mistakes and correcting them. तो कभी कभी हमें उनके एक्सपीरियंस से, उनकी इंटेलिजेंस हमसे ज्यादा हो गई ना, इसीलिए तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें लगती हैं लाइफ में बहुत बड़ी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, और जैसे हम अपने पेरेंट्स के पास, वो कहते कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे, इतनी लाइटली. इट मीन्स वहां पर कौन सी इंटेलिजेंस काम आती है बच्चों? वहां आती है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. बात समझ में आ रही है? विच इन्वॉल्व इन यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं वो? अपना पास्ट एक्सपीरियंस. उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स को डील किया है ऑलरेडी. जैसे हमारी गाड़ी हमने चला रहे थे, या ओवर स्पीड थे, या बाय चांस हमने रेड लाइट जंप कर दी गलती से. अब हमें वो पुलिस वाले ने रोक दिया, हम बैठे हुए बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं, पर पापा उतरते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आई विल टेक केयर, एंड ही विल जस्ट गो, क्योंकि दिस माइट हैव अकर्ड बिफोर आल्सो इन देयर लाइव्स एंड दे कैन हैंडल दिस सिचुएशन वेरी वेल. ऑन दी अदर साइड हम शायद घबरा गए, हमने उसे पहली बार देखा था इस प्रॉब्लम को, तो उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा है. अब वो क्या कर सकते हैं? वो सॉल्व कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को बड़ी इजीली, क्रिएटिवली. इनफैक्ट नाउ एक बार से दूसरी बार जब वो पुलिस वाले से मिलेंगे, या तीसरी बार उन्होंने ऐसा किया, वैसे उन्हें करना नहीं चाहिए, बार बार क्यों रेड लाइट जंप कर दें, लेकिन अगर किया तो वो अगली बार स्मार्टली हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को. आप भी ऐसे ही करेंगे. आप मेरी बात समझ गए? इट इज रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस. इसमें फिर क्रिएटिविटी आ जाती है, क्योंकि बार बार आप एक सिचुएशन को बार बार हैंडल करते हो. जैसे मैं बोलती हूँ, जितना एक्सपीरियंस होता है ना टीचर का, उतनी अच्छी एग्जाम्पल्स वो टीचर दे सकता है. जो भी टीचर आपको, जैसे मैं भी, आई बिलीव इन गिविंग एग्जाम्पल्स इन द क्लास, और ऐसी वाली जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, आप भी उससे कनेक्ट कर पाते हो, है ना. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपने रेड लाइट जंप किया, तो यू कैन इमेजिन दैट एग्जाम्पल इन योर माइंड, और सामने आप अपने उसे विजुअलाइज कर सकते हो. तो ये क्रिएटिविटी हमारी ईयर आफ्टर ईयर बढ़ती है, कम नहीं होती, है ना. एवरी टाइम वी कलेक्ट न्यू एग्जाम्पल टू कोट. So person high on this aspect integrate different experiences in an original way. मैंने अभी क्या बोला? Real life situations के साथ I try to connect my subject. उससे क्या होगा? नई डिस्कवरीज, नया, जैसे मैंने लॉकडाउन से पहले तक, मतलब I used to take my psychology students to a school where you can see those people जिनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से, जैसे आपके जो नोट्स में आगे जाके ना बुक में आएगा, IQ लेवल के हिसाब से लोगों को डिवाइड करना. कुछ लोगों का लो IQ होता है, कुछ हायर गिफ्टेड लोग होते हैं, कुछ एवरेज, उनके पास लेकर जाती थी मैं. या जिनमें किसी तरह का डिसऑर्डर पाया जाता है, उनके पास लेकर जाना, बच्चों को मिलवाना, ताकि आप उनसे जब बात करेंगे, से आप कहते हो किसी को डिल्यूजन्स हैं, किसी को
हेलुसिनेशंस हैं। तो अगर ये सब हैं तो वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं वो? तो उनका एक स्कूल है, वरदान स्कूल है, और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। सो आई यूज टू टेक देम फॉर द विजिट, इवन हॉस्पिटल्स भी, लेकिन अभी इट इज रिस्की, दैट इज वाई वी विल नॉट विजिट। वंस थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट, तो आप, क्योंकि जब आप उनसे मिलते हो रियल लाइफ में तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो उस चीज को, रादर कि मैं बुक में समझू कि इनके सिम्टम्स ये होते हैं, इनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। तो व्हेन आई लुक एट देम तो मुझे जल्दी से समझ आता है। चले आगे, फिर वो नई डिस्कवरीज करते हैं, जैसे मैंने आइडिया निकाला, मिलवाना शुरू किया बच्चों को। दे क्विकली फाइंड आउट विच इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल इन द गिवन सिचुएशन, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से जान जाते हैं। जैसे मम्मा इज वेरी गुड इन कुकिंग, एवरीवन्स मदर और मे बी फादर वेरी गुड इन कुकिंग। तो जिनको उसकी नॉलेज होती है, आप अब कोई डिश बना रहे हो तो आप बड़ा नाप नाप के नमक डालते हो, मम्मी तो नहीं मेजर करती ना, क्यों? बिकॉज शी इज वेरी गुड इन दैट। तो शी सॉल्व्स द, आप लेके जाते हो, मम्मा इसमें कुछ कमी है, मतलब ये डिश बन गई है लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कुछ कम है। तो वो कहती है रुक जा, टेस्ट करके, अच्छा इसमें ये चीज डलने वाली है, बस ये डाला और टेस्ट आ गया। सो इट मीन्स दे कैन, किसी भी तरह की क्रूशियल सिचुएशन को एक्सपीरियंस से बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तभी मैं ज्यादातर अपने बच्चों को कहती हूँ, जब भी किसी सिचुएशन में अटक जाओ, यू टॉक टू योर पेरेंट्स, दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। क्लियर? चलो आगे, थर्ड वन, वी आर एट पेज नंबर 9, कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस। अब कंटेक्सचुअल क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जो रियल लाइफ में काम आती है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम जो किताबों में पढ़ते हैं काम तो आना नहीं है लाइफ में। पता नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स में भी, वैसे तो मुझे लगता है अगर हम हर एक सब्जेक्ट का लाइफ से कनेक्शन सेट करें तो वो सब काम आते हैं, लेकिन हमें पढ़ाए उस तरह से नहीं जाते। but that's it's okay. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब जब रियलिटी में आप डेली बेसिस पर एनकाउंटर करते हो प्रॉब्लम्स को, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो, देन कम्स योर इंटेलिजेंस, है ना? सो हाउ डू यू रिएक्ट टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ? तो इसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि जरूरी नहीं जो बच्चे स्कूल में सक्सेसफुल होते हैं वो रियल लाइफ में भी उतने ही सक्सेसफुल हो, मे बी उनमें स्ट्रीट स्मार्टनेस कम है, बिजनेस सेंस कम हो। और बहुत सारे बच्चे, रिकॉर्ड कहता है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, है ना? जरूरी नहीं मतलब सारे, लेकिन यस एवरेज। क्यों? उनमें क्या है? उनमें कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस में भी हाई, है ना? उनकी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, भाई वो स्कूल में बड़ा अच्छा स्कोर ना किया, लेकिन रियल लाइफ में जब आई बात रियल लाइफ में लोगों से डिस्कस करने की और मिलने की और फिर कोटेशंस बनाने की और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की और बेचने की, तब वो बड़े स्मार्ट है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस। बिजनेस सेंस इज हाई, तो इसको मार्क कर लो, इन दोनों वर्ड्स को, ठीक है? ये ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक में यूज होगा। पीपल हाई ऑन दिस एस्पेक्ट easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one. मतलब they know how to turn the current environment into the favorable environment. मतलब अपने हिसाब से कैसे मॉडिफाई करना है। एक अच्छा सेल्स पर्सन कौन है? जो जरूरत ना होने पर भी दूसरे को सामान बेच जाए। उसने क्या किया? फेवरेबल बना दिया उस एनवायरमेंट को, है ना? और उस एनवायरमेंट में फिट हो जाए, बस उसे मॉडिफाई कर सके, वो ही रियल लाइफ में सक्सेसफुल होता है। वो नहीं जो रट के आ गया थेरीज, वो जो लाइफ में हर चीज के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर ले। क्लियर? दीज पीपल आर सक्सेसफुल इन लाइफ, और जो कंपोनेंशियल में पढ़े थे दे आर सक्सेसफुल इन द स्कूल। बात समझ में आई राजे? सो दिस इज कॉल्ड कंटेक्सचुअल लर्निंग। सो वी टॉक्ड अबाउट द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जहां हमने 3 तरह की थ्योरी के बारे में बात किया। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में। कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्सचुअल। याद हो जाएंगी? बहुत सिंपल है। पास्ट मॉडल आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।